हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा एक और वीडियो क्लास 10th के लिए चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। उम्मीद है कि इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए चेक कर लीजिए उन्हें एक बारी को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो क्या है, देखो रिएक्शन पहले क्यों होता है, पहले ये समझना जरूरी होता है कि रिएक्शन क्यों होता है। रिएक्शन का एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि स्टेबिलिटी अचीव करना। क्या करना? स्टेबिलिटी अचीव करना, स्टेबल होना। मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्शन इसीलिए करेंगे क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी अचीव करनी है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अभी फर्दर रिएक्ट ना कर पाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना मतलब काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं काम? एक्चुअली हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए ना। पैसे कमाने हैं। क्यों कमाने हैं पैसे? पैसे इसीलिए कमाने हैं कि भैया की लाइफ कैसी हो जाए, स्टेबल हो जाए। अभी आपने देखा होगा, कभी किसी मजदूर को देखा होगा, तो वो क्या है, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ के सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम करते हैं, तब उन्हें मिलता है 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं है तो उस लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना, मतलब बहुत ज्यादा काम करना है। वहीं पे बहुत अमीर आदमी है, उसे उनके कंपैरिजन में उतना काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि भैया उनकी लाइफ कैसी है, स्टेबल है। अभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे खर्च करेंगे और मिल जाएगा उन्हें। तो हम क्या कहेंगे कि उनकी लाइफ कैसी है, स्टेबल है। और जो मजदूर आदमी है उसकी लाइफ, बेचारे की लाइफ उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? अभी अगर उसे कोई नई चीज खरीदनी होगी तो उसे पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि भैया भाई यहाँ पे पैसे खर्च करूं कि ना करूं। समझ रहे हो? तो एक्चुअली स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्थिरता। क्या कहते हैं? स्थिरता। मतलब स्टेबल हो गया, फर्दर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव कब होंगे? वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव तब होंगे जब वो अपने गोल से काफी दूर होंगे। अब काफी दूर का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे होंगे। अब स्टेबिलिटी अचीव करने से क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब है कि मेटल्स और नॉन मेटल को बनना है कैसे? नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस को अचीव करना है। मतलब नोबल गैस के जैसा बनना है। अब नोबल गैस के जैसा बनने के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जनरली हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं, बाकियों के लिए हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वो फुलफिल करने के लिए ही वो रिएक्शंस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम और एक है क्लोरीन। ये एक मेटल है, ये क्या है? ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2, 8, 1। इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा शेल 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8,
7, मतलब न्यूक्लियस, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, इनको इसको भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, इसको भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। अब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का मतलब इसको भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जैसा देखो, अब देखो क्या है, इसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये उन्हें होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अच्छा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसको इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी मिलने की नहीं है। तो अब ये क्या कर सकता है कि भैया अगर मैं क्या करूं कि जो ये आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल को ही हटा दूं, मतलब हटा दूं मींस खाली कर दूं। अब खाली कैसे करूंगा? खाली तभी कर सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि भैया ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से निकाल दिया जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, अब इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? इसको क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसने एक्सेप्ट किया, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या असर पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये था आउटर मोस्ट शेल, ये हमने कहा कि भैया आउटर मोस्ट शेल को हमने वैकेंट बना दिया, खाली बना दिया, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल ये ना हो कि अब ये हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल। तो देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये बन जाएगा बेटा पॉजिटिव। कैसे बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये बन गया है कैटायन। क्या बन गया है ये? कैटायन। ये क्या बन गया है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बन गया ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये बन गया बेटा कैटायन, ये बन गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहीं पे इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। किसने? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 2,8 और एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 8 हो गए। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले था वो Cl, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो बन गया Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन गया? Cl माइनस। अब देखो क्या है, ये है Na पॉजिटिव, ये है Cl माइनस। अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी शो करूं, अच्छा ये क्या है? ये एनाइन बना है। ये क्या बना बेटे? एनाइन। ये कैसा बना? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बना है। क्या बना? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। कैसा बन गया? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। अब देखो ये क्या है? कैटायन। ये क्या है? एनाइन। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है? कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो कैटायन है और जो एनाइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा और ये एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। अब देखो क्या था, ये तो था मेटल, ये था नॉन मेटल, तो ये इसके साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है? ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन के, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव बन के। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनता है? भैया इसने इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। वहीं पे इसने क्या किया? इसने उसे एक्सेप्ट किया, ये बन गया कैटायन, ये बन गया एनाइन, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में लग गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, एक बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है।
तो अभी एक और एग्जांपल उठा के देख लेते हैं, इसे हटाते हैं। देखो एक और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में ये क्या है, ये मेटल है, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। अब इनके बीच में रिएक्शन देखो कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2,8,7। अब देखो क्या होगा, अभी तक तो हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हुए थे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं Mg के आउटर मोस्ट शेल में। वहीं पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल कितने होने चाहिए, टोटल होने चाहिए 8, लेकिन 6 इसको मिल नहीं पाएंगे। मिल भी जाएंगे तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएगा। वहीं पे ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब ये Cl ये था यहाँ पे, इसको कितने की जरूरत है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास 2 हैं, ध्यान से देखना, इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हैं, इसको सिर्फ 1 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा, ठीक है। अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो भैया दूसरा Cl भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहे कि भैया हमको दे दो, इसको दे दिया। अभी ये क्या बन गया बेटे, ये जो Mg है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से Mg2+ बन गया। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2,8,8 नेगेटिव। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने कितने दिया, 2, इसने कितने किए, 8। तो यहां पे था Mg2+ और ये था Cl-। ये क्या हो गया, ये बन गया आपका कैटायन, ये क्या हो गया, एनायन। इनके बीच में क्या होगा, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो भी है, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा, तो इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा MgCl2। कैसा बना, MgCl2। अब MgCl2 क्यों बना, क्योंकि भैया Mg कितना था, 1, Cl कितने यूज हुए थे, 2 Cl यूज हुए थे, तो इसलिए MgCl2। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भैया अपने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना भी सीखा कि भैया Mg2+ और Cl- है, तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना तो हम इनके चार्जेस को क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Mg के यहाँ पे क्या जाएगा 1 और Cl के यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ओवर बनेगा क्या, MgCl2 ही बनेगा। क्या बनेगा, MgCl2 ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में देखा कि कैसे रिएक्शन करेंगे। क्यों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन इसलिए करेंगे भैया क्योंकि इनको अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया हमें बनना है किसके जैसा, नोबल गैस के जैसा बनना है, इनर्ट गैस के जैसा बनना है। तो नोबल गैस बनने का क्या रूल है, इसके लिए भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वही चीज इसके लिए भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए,
इसके दो एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो अब ये इसकी आउटरमोस्ट शेल ना होके ये वाली आउटरमोस्ट शेल हो जाएगी जो कि हमने बना रखी है यहाँ पे। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 2 का आ गया। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस पे चार्ज 2 का आ गया। वहीं पे एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले ने एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन क्या बन गया? एनायन। मैग्नीशियम क्या बन गया? ये कैटायन। इनके बीच में बॉन्ड बना, और वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड बना है बेटा, ये कैसा कंपाउंड है? ये है आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देखेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है, जनरली आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं बेटे। कैसे होते हैं? सॉलिड। आपने NaCl कॉमन सॉल्ट देखा है ना? NaCl कॉमन सॉल्ट, ये कैसा है? ये कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। बहुत छोटा सा दाना है, बहुत बारीक सा दाना है, लेकिन होता क्या है? होता सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड्स मतलब आयनिक बॉन्ड द्वारा जो बने हुए कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं बेटे? सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड आर हार्ड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे? हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैटायन और एनायन है इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग होता है, इसी वजह से ये जो कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, तीसरा है आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं। अब देखो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? मैंने क्या किया? एक हथौड़ा उठाया और एक आयनिक कंपाउंड लिया और उसको हिट किया। जैसे मैं हिट करूंगा तो उसके सरफेस पे क्या होगा? उसके सरफेस पे क्रैक पड़ जाएंगे। क्या पड़ेंगे? क्रैक। जैसे आपने जब मेटल्स हमने पढ़ा था तो वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डक्टाइल। क्या था? कि हथौड़े से हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक्सपैंड होते हैं ना, फैलना स्टार्ट होता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होंगे जैसे हम उन्हें हिट करेंगे तो वो एक्सपैंड नहीं होंगे, वो सिंपली उनके सरफेस पे क्या आ जाएंगे? क्रैक आ जाएंगे। क्या आएंगे? क्रैक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अगला है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि देखो अभी NaCl का एग्जांपल दिया, इनके बीच में है क्या? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमें इन्हें मेल्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसे
तोड़ना पड़ेगा। अब ये तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ज्यादा एनर्जी देनी है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है बेटे। समझ रहे हो, तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयनिक कंपाउंड आर soluble in water। जनरली आयनिक कंपाउंड्स वाटर में soluble होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर में soluble होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास वाटर है, आपने इसमें मिलाया क्या, आयनिक कंपाउंड को मिला दिया। आयनिक कंपाउंड को मिलाया तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक। क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो ये इनके बीच का जो फोर्स है Na और Cl के जो बीच का फोर्स है ये वीक पड़ जाता है, और वीक पड़ने की वजह से ये टूट जाते हैं, किसमें, आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूट जाते हैं इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटे, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एंड एक्वस स्टेट। मतलब आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे आपने क्या किया, नमक लिया, ठीक है, आपने नमक बिछा दिया हुआ, आपने एक जगह पर तार छोड़ दिए, आप एक जगह पर दूसरी जगह पे खड़े हो, आपने तार छोड़ रखे हैं, पूरा नमक बिछा रखा है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में बॉन्ड बना के रह रहे होते हैं, इस वजह से सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं कर सकता। वहीं पे अगर हम एक्वस स्टेट कर दें या मोल्टन स्टेट कर दें, तो मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में आयंस आ जाते हैं, मतलब कैटायन और एनायन आ जाते हैं। अब एक जगह पे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो दूसरी जगह तक वो पहुंच जाती है, कंडक्ट कर लेती है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।